हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ये देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स का ये निचोड़ है, जिसमें फ्रेंड्स आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगी। इसमें आपको हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे, साइंस के प्रश्न मिलेंगे, जियोग्राफी के प्रश्न मिलेंगे और पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे और ईवीएस के प्रश्न मिलेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस नंबर 1 है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा जो है कि क्या है, प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको डेली नहीं, बीच बीच में मिला करेगी, जिसमें हम लोग लगभग जो है कि 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। एक प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 3 में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के समय या बंगाल विभाजन को कौन से जो है कि गवर्नर जनरल द्वारा रद्द किया गया था। तो उसी बेस्ड पे हम लोग जो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है कि लॉर्ड डफरिन थे। ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे एक या दो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एनसीईआरटी से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से टीआरई के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है, 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये पहला ही प्रश्न आपके टीआरई 3 में जो है कि पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, टीआरई 3 में जो कि री एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, ये उसमें पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब होती है, 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में होती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हाल में होती है। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और पहले महासचिव कौन थे, ए.ओ. ह्यूम जी थे। और पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय, तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। और यहीं से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। और देखिए, यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कि के बारे में कहा था कौन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना की बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो लॉर्ड जो है कि ये आपका जो है कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर सी है। इसको अगर देख लेते हैं यहाँ पे, इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछता है, भारत में पहली जनगणना 1872 में होती है। कब होती है, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, 1872 में। अब एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो 1881 में होती है। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स दोनों में दिया गया है। ठीक है, साल 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी, तो 1951 में होती है। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना कौन थी, तो ये 2011 की जनगणना थी। ठीक है, और इस 2000 जनगणना 11 का नारा कौन था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और 2011 के बाद अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है,
और देखिए 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, अभिनव भारत का गठन किया गया था, यानी कि अभिनव भारत का जो है कि गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा जो है कि अभिनव भारत का जो है कि गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट इतना महत्वपूर्ण है कि आपको फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक्स को अगर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस को लगाइएगा। अभिनव भारत के बारे में देखिए, 1904 में अभिनव भारत का जो है कि स्थापना होता है। कहाँ पर होता है? तो नासिक महाराष्ट्र में होता है। संस्थापक कौन थे? तो वीडी सावरकर जी थे। और देखिए वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला में ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स 1905 के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के जो है कि अध्यक्ष थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं, कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानाडे जी थे। और ये प्रश्न पूछा गया था आपकी टीआरई 3 में, इसको आप जो है कि देखिए टीआरई 3 में और पीआरटी में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु फ्रेंड्स आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को भारत का जो है कि हीरा कहा था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बने भी हैं और मैं पीवाईक्यूज के थ्रू कराया भी हूँ और प्रूफ के साथ में दिखाया भी हूँ कि सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक्स से, चाहे वो टीआरई 1 हो, चाहे वो टीआरई 2 हो, चाहे वो टीआरई 3 हो, चाहे वो कैंसिल वाला पेपर हो, सभी में प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक्स से जो है कि भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ये भी आपके टीआरई 3 में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? तो ये 6 to 8 के एसएसटी वाले में पूछा गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है कि 1939 और 1938 दोनों में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार 2 वर्ष जो है कि ये चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी ये अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, वे निर्वाचित हो गए, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, और गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया का जो है कि समर्थन किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और देखिएगा यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो है कि साइंस भी मिलेगी, हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी और ईवीएस भी मिलेगा, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब औपचारिक रूप दिया था? तो 6 का जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और इसके बारे में अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए 1929 कांग्रेस का अधिवेशन, यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में जो है कि प्रमुख पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी।
ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में घूम घूम के पूछा जाता है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ठीक है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस कांग्रेस नेता के कट्टरपंथी उद्देश्य थे? कट्टरपंथी का मतलब फ्रेंड्स इसमें आपको गरम दल, देखिए नरम दल, गरम दल, दो तरह के नेता थे। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल के किस कांग्रेस नेता के कट्टरपंथी उद्देश्य थे, यानी कि कट्टरपंथी का मतलब गरम दल यानी कि गरम उद्देश्य थे। मतलब ये जो है कि यहाँ से देखिएगा तो ये इसमें जो है कि गरम दल के नेता कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल फ्रेंड्स ये आपके कट्टरपंथी उद्देश्य थे बंगाल के। ठीक है, तो ये आप बंगाल के कांग्रेसी नेता थे जो कि गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं आपको महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए कांग्रेस में नरमपंथियों की नरम नीति के कारण भावुक कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों का उदय हुआ जिन्हें गरम दल कहा जाने लगा था। इस प्रकार राष्ट्रवादी आंदोलन का पहला चरण उदारवादी चरण एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ सरकार की प्रतिक्रिया और दूसरी तरफ 1907 में कांग्रेस में जो है कि विभाजन के साथ समाप्त हुआ था। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि देखिए कांग्रेस का जो है कि विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसमें नरम दल के नेता और गरम दल के नेता जो है कि आपस में फूट हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसलिए 1905 से 1918 के बाद की अवधि को उत्साही राष्ट्रवादियों या गरम दल के युग के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल इन्हें कहा जाता है इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये जो है कि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से नरम दल के नेता हैं, निम्नलिखित में से कौन से गरम दल के नेता हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो देखिए फ्रेंड्स जो गांधी इरविन समझौता था ये जो है कि किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए गांधी इरविन समझौते की प्रस्तावित शर्तें क्या थी? तो ये भी पूछा जाता है कि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना ये गांधी इरविन समझौते में प्रस्तावित शर्त थी। नमक पर लगाने वाले कर को हटाना ये जो है कि प्रस्तावित कर थी गांधी इरविन समझौते की। और भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना था और नमक साल्ट सत्याग्रह को वापस लेना था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए आंध्र महिला सभा के संस्थापक फ्रेंड्स आपके दुर्गाबाई देशमुख थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया था। ठीक है, वह एम्स आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की संस्थापक थी। उन्होंने 2 अन्य प्रमुख राष्ट्रवादियों ए के प्रकाशम और
देशोधर का नागेश्वर राव की मदद से मद्रास में आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने आंध्र महिला नमक नामक एक पत्रिका का भी संपादक किया और महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। वह संविधान सभा की सदस्य भी थी। समाज को उनकी सेवा के लिए स्वतंत्रता के बाद उन्हें ताम्रपात्र और पाल हाफमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि कौन थी? तो ये आपके जो है कि दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष फ्रेंड्स आपकी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, अब यहाँ से ये फैक्ट आपका क्लियर होगा। देखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख सदस्य भी थी। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। वह पहली बार 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सरोजनी नायडू की बात अब मैं ऊपर बताया था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। कौन? सरोजनी नायडू। तो सिर्फ अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला की बात की जाएगी तो वो सरोजनी नायडू हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला था। भारत कोकिला इनको कहा जाता है सरोजनी नायडू को। वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का जो है कि पद संभालने वाली पहली महिला है। वह 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी थी। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत ये जो है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान, पुनः 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए उन्हें 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह ये जो है कि आपके साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए नमक यात्रा या दांडी मार्च इसको बोला जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। ठीक है, उन्होंने 24 दिन में 240 मील की दूरी तय की थी। गांधी जी ने समुद्र जल से नमक बनाकर नमक कानून का जो है कि उल्लंघन किया था। इसे नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जो है कि इरविन थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सरोजनी नायडू उन नेताओं में शामिल थी जो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से इसने अमेरिकी कार्यकर्ताओं को, मार्टिन लूथर किंग, जेम्स वेवेल और अन्य को काफ़ी प्रभावित किया था। कौन? दांडी मार्च। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसे
सफ़ेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने सफ़ेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। तो ये दांडी मार्च में सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर भाग लिए थे। खादी 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 कपड़ा था और सफ़ेद जो है कि था, इसलिए इसे सफ़ेद बहती नदी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने इसे गरीब आदमी को संघर्ष कहा था। ठीक है, तो ये गरीब आदमी का संघर्ष था कौन? नमक आंदोलन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स आपके किए थे राजा राममोहन राय। ठीक है, तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत यानी कि आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में 1815 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मी सभा की स्थापना की थी। यह एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी जहां सामाजिक सुधारों के लिए विचारों की ओर अग्रसर होने वाली बहसें और चर्चाएं होती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं इसको। वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ऑप्शन नंबर सी 1973 में। 1973 में जो है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब देखिए इसको क्यों हुआ क्या था? तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर तो ये लॉर्ड क्लाइव है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, तो गवर्नर पहले बोला जाता था, फिर बाद में जो है कि गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो पहला गवर्नर बंगाल का पूछा जाएगा तो लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया था। ठीक है, तो ये गवर्नर और गवर्नर जनरल आप याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने के लिए ये जो है कि जेम्स रेनेले को जो है कि कार्य सौंपा था हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का कार्य सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इंकलाब जो है कि जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सर्वप्रथम की बात करेंगे तो हसरत मोहानी के द्वारा ये नारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी नारे को कौन दोहराए थे? तो देखिए मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। कौन? मौलाना हसरत मोहानी। देखिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी नारा इंकलाब जिंदाबाद था। ठीक है, यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का आधिकारिक नाम था। ठीक है, देखिए 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकते समय भगत सिंह और BK दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में फ्रेंड्स मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 22 अगस्त 1907 को
जर्मनी के स्टटगार्ट में भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके टीआरई के एग्जाम में तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक फ्रेंड्स आपके अरविंद घोष थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित देवता, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित देवता फ्रेंड्स आपके कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा। वैदिक युग के धर्म में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक थे। ठीक है, देखिए वह देवताओं का राजा है, साथ ही तूफानों और युद्ध के देवता भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो ये जो है कि देते थे फ्रेंड्स आपके सामंत के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स आपके सभी प्रश्न NCERT और SCERT बुक्स दोनों में दिए गए हैं। और देखिए, सामंत 7वीं शताब्दी में मौजूद राजाओं द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को दिया गया एक नाम था। सामंतों से राजाओं के लिए निम्नलिखित कार्य करने की आशा की जाती थी: उनके लिए उपहार लाओ, उनके दरबार में उपस्थित हो, उन्हें सैन्य शक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक है, तो भारत में फ्रेंड्स सर्वप्रथम मानव का जो है कि साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डाडट की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स राज्यवर्धन, देखिए राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रभाकर वर्धन थानेश्वर में अपनी राजधानी के साथ वर्धन वसु पुष्यभूति वंश का पहला राजा था। ठीक है, देखिए 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र राजवर्धन सिंहासन पर बैठे थे। हर्षवर्धन राज्यवर्धन का छोटा भाई था। हर्षवर्धन अपने राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन मिथिला के कर्नाट वंश के शासक राम सिंह देव के दरबार में आया था? तो वो थे फ्रेंड्स आपके कौन थे? तो वो थे आपके धर्म स्वामी जी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये उतना फ्रेंड्स महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा की गई थी? तो चोल वंश की स्थापना ये जो है कि की गई थी आपके विजयालय चोल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल विजयालय चोल के द्वारा जो है कि चोल वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ये जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ से
भारत में गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। शकों, देखिए शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, भारतीय इतिहास में भारत के कई अन्य राजाओं ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनमें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हेम के नाम से प्रसिद्ध थे, ये भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका साइंस आता है और ये सभी आपके NCERT के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। देखिएगा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर या पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? आपने देखा होगा, सुने होंगे कि किसी को पथरी हो गया। ठीक है, तो ये पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, इसको पथरी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो है कि वसा का जो है कि पाचन प्रभावित करता है। जो पित्ताशय में उपस्थित पथरी या पत्थर होता है, ये वसा के पाचन को जो है कि प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। ठीक है, पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संगठन से बना हुआ रक्ताकुरित जमाव ही पित्त या पथरी है। ठीक है, देखिए पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। यानी कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या है? देखिए, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड जिसमें एक ग्लूकोज अणु और एक फ्रक्टोज अणु होता है। ठीक है, सुक्रोज का जल अपघटन सुक्रोज या इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा होता है। सुक्रोज के जल अपघटन की अभिक्रिया इस प्रकार है। ठीक है, तो ये देखिए एल्कोहल है और ये आपका फ्रक्टोज है। ठीक है, तो ये आपका बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में भी बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो है कि पाचन का अधिकांश भाग ये जो है कि किस में संपन्न होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका छोटी आंत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, मानव शरीर में पाचन, यानी कि यहाँ पे पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में जो है कि में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्य छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। मुंह से जो है कि प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक जो है कि चलता रहता है। ठीक है, यानी कि यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक पाचन आपका चलता है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है? देखिए फ्रेंड्स, TRE 3 में PRT में ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गर्म रक्त वाला जानवर है। ठीक है, तो गर्म रक्त वाला जानवर फ्रेंड्स आपका देखिए इसमें चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, गर्म रक्त वाला और ठंडा रक्त वाला ये होते क्या हैं? तो देखिए सबसे पहले गर्म रक्त वाले जानवर, देखिए गर्म रक्त वाले जानवर वे होते हैं जो अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। इन जानवरों के शरीर का तापमान बाहरी वातावरण में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे इसके देखिए गर्म रक्त वाले जानवरों में पक्षी होते हैं, स्तनधारी होते हैं। ठीक है, गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ठंडे रक्त वाले जानवर, वे अपने आंतरिक शरीर के तापमान को स्थिर नहीं रखते हैं और बाहरी पर्यावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ अपने तापमान को बदलते रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो देखिए मछली आ जाती है, सरीसृप, उभयचर और कीट शीत रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं?
ये भी आपका टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है और ये आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके उत्तल दर्पण होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कारों, ट्रकों, बसों के साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, भले ही वह छोटा हो। ठीक है, उत्तल दर्पण की वजह से ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देख पाता है और सुरक्षित रूप से गाड़ी चला पाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? अब यहाँ से ईवीएस का प्रश्न आपका आता है और ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से उठाया गया है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो ये उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्पादक में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषक जीव होते हैं जैसे पादप, लवक, और देखिए यहाँ पे हरे पौधे, शैवाल, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया। ठीक है, ये जीव सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और उन्हें कार्बनिक शर्करा में बदल देते हैं। उन्हें स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि आटो का मतलब है फ्रेंड्स स्वयं और ट्राफ का मतलब है भोजन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, देखिए उत्पादक के स्तर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, हालांकि इस स्तर से कुल ऊर्जा का 10% ही अगले स्तर तक जाता है, बाकी ऊर्जा उत्पादक का इस्तेमाल करते हैं या फिर गर्मी के रूप में पर्यावरण में चली जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए ये आपके उत्पादक हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ती है वैसे ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा कम होती है। और देखिए यहाँ से ऊर्जा जो निकलेगी तो ये इसकी पूरे ऊर्जा की जो है कि 10% निकलेगी। ठीक है, और जितनी इसमें ऊर्जा रहेगी यहाँ पे निकलेगी तो इसका 10% आगे जाता है। ठीक है, तो सबसे कम ऊर्जा स्तर होती है यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता में। ठीक है, और यहाँ से उत्पादक में जिसमें पेड़ पौधे आते हैं इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए लिखा भी गया है 10%। ठीक है, तो 100% और 100% का 10%, 10% और 10 का जो है कि 1% और 1 का 0.1% और इसका जो है कि 0.01%। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है कि बनता है। देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा जो है कि सीधा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है हमेशा सीधा होता है, एक दिशिक होता है, ऊर्जा एक दिशिक होती है, जो कि टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता की स्तर तक एक दिशीय होता है, यानी कि ये आपका जो है कि है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, उत्पादक होता है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो ये उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, अब देखिएगा ऊर्जा की मात्रा उत्पादकों में अधिकतम होती है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर कम होती जाती है क्योंकि ऊर्जा का एक भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और विभिन्न गतिविधियों में उपयोग के लिए ऊर्जा का प्रमुख भाग शोषण के दौरान मुक्त होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से पिछले पोषक स्तर की ऊर्जा का केवल 10% अगले पोषक स्तर को प्राप्त होता है, जैसा कि लिंडमैन के 10% नियम 1942 द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था 1942 में। ठीक है, अब देखिएगा कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी आपका टीआरई और 3 में पीआरटी में प्रश्न पूछा गया है। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कारगिल फ्रेंड्स आपकी सुरू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा कारगिल शहर सुरू नदी के घाटी के बीचों बीच बसा है। सुरू नदी सिंधु नदी के एक सहायक नदी है
जो भारत के लद्दाख के कारगिल जिले से होकर पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जिसे पीए के द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा के क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखिएगा, 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 1 केजी मीटर होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर का जो है कि प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। देखिए, पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालक पदार्थ के कुछ उदाहरण यहाँ पे देखिएगा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है और आर्सेनाइड है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के कुछ उदाहरण है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था। देखिए, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था, तो ये जो है कि किस पर बनाया गया था, तो ये जो है कि बनाया गया था फ्रेंड्स आपके नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया गया था हाइड्रोजन बम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए हाइड्रोजन बम, देखिए इस बम का निर्माण एडवर्ड टेलर ने किया था। इस बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा 1952 में किया गया था। यह एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित ठीक है आधारित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से प्रश्न उठाया गया है, ये आपको बता दे रहा हूँ। और देखिए, ये आपके टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था, ये आपके पीआरटी में। ठीक है, तो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्यूज जो है कि आपका विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा यानी कि विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग वैद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अति भार के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधक या निम्न गलनांक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये विद्युत फ्यूज का मतलब ये होता है कि देखिए, विद्युत फ्यूज इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि कोई भी, मान लीजिए कि आपका टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, तो उसमें विद्युत फ्यूज का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि लाइट आपकी कम और ज़्यादा हो तो वो फ्यूज क्या होता है, जो कि निम्न गलनांक होता है, तो वो जो है कि जैसे ही लाइट ज़्यादा होती है तो वो गल जाता है और आपका जो है कि उपकरण जलने से, खराब होने से बच जाता है। ठीक है, देखिए फ्यूज तार उच्च प्रतिरोधक के कारण ही अत्यधिक धारा प्रभाव के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण पिघल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। अब यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न आते हैं और यहाँ से देखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो है कि स्वर्ण सिंह समिति जो कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया था। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान के यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है कि ये रूस के संविधान से जो है कि लिया गया है और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग
4A यानी कि 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A यानी कि 51A के भाग 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको अगर आगे देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यह किसने कहा है, यह किसने कहा है कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन फ्रेंड्स आपका प्रो सीले का जो है कि कहा गया था कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, तो प्रो सीले आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से देखिएगा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, ये आपके जो है कि 6 to 8 में ये प्रश्न एसएसटी में टीआरई 3 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, तो भारतीय संविधान को जो है कि वकीलों का स्वर्ग ये कहे थे फ्रेंड्स आपके आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए सर विलियम आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक थे। ठीक है, उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा क्योंकि संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाई गई कानूनी भाषा और वाक्यांश विज्ञान इसे एक जटिल दस्तावेज बनाता है। ठीक है, इसकी लंबाई और विस्तृत कानूनी भाषा के कारण यह भारतीय संविधान की आलोचना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था, तो देखिए फ्रेंड्स प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे फ्रेंड्स आपके सरदार पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और यहाँ से देखिएगा केंद्रीय शक्ति समिति के जो है कि केंद्रीय समिति के जो है कि अध्यक्ष कौन थे, तो केंद्रीय समिति के जो है कि अध्यक्ष थे आपके फ्रेंड्स आपके कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और केंद्रीय संविधान समिति तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देखिएगा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यों और जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज पर समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं इसको, देखिएगा कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जुड़ा है, ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी जियोग्राफी से उठाया गया है। और ये देखिए कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जुड़ा है, और ये आपका टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया था। किसमें, जो टीआरई 3 री एग्जाम हुआ था पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं फ्रेंड्स आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी थी, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया का 5वां सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, यह 4 प्रमुख शहरों देखिए 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है, और ये जो है कि आपका चतुर्भुज बन जाता है, इसीलिए इसको जो है कि बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है, ठीक है, तो इनमें से जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि आपका राइट आंसर है कैंडिओसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 42 का भी 42 का भी यहाँ से
स्वर्णिम चतुर्भुज देख लेते हैं, इसका 42 का बी है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया है। और यहाँ से देखिएगा, भारत में राशन प्रणाली का आरंभ बंगाल के अकाल के दौरान डाडाट से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है कि 1940 के दशक से भारत में राशन प्रणाली का आरंभ जो है कि बंगाल के अकाल के दौरान शुरू हुआ था। कब? 1940 के दशक में। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भारत में राशन व्यवस्था 1940 के दशक में बंगाल अकाल के दौरान शुरू हुई थी। भारत में राशन व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत भारत में खाद्य सुरक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद की। राशन प्रणाली ने देश के चेहरे से अकाल के खतरे को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राशन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। और देखिए आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को फिर से शुरू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। कब लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था? ये आपके 6 to 8 में टीआरई 2.0 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएसटी में। ठीक है, जो कि आपके ये शायद आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से प्रश्न बनाया गया। ठीक है, देखिए लक्षद्वीप मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कब रखा गया था? तो ये फ्रेंड्स रखा गया है 1973 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न में फ्रेंड्स आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और थ्योरी भी कंप्लीट कराया हूँ। नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, लक्षद्वीप का नामकरण संभव संस्कृत मलयालम भाषा से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है 1 लाख द्वीप। ठीक है, 1 नवंबर 1973 से पहले इस क्षेत्र को लक्षद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये भी आपके टीआरई 3 में टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआरटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? और ये प्रश्न मैं आपको कहाँ से उठाया हूँ? क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से उठाया हूँ। ठीक है, तो पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला सीमेंट संयंत्र जो कि स्थापित किया गया था आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में कब? 1904 में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। मद्रास में साउथ इंडियन इंडस्ट्री लिमिटेड ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की पहल की थी। ठीक है, अब देखिए प्रयास असफल साबित हुआ, इसके तुरंत बाद इसे रोक दिया गया था। बाद में 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक कार्यरत सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होती है। और फ्रेंड्स जल्द ही हम लोग जो है कि प्रैक्टिस 2 जल्द करेंगे। और ये क्लास आपको फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। और देखिए सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स से डायरेक्टली बने थे, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए भी हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स जब आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं अपना जो है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।